बांग्लादेश की पीएम अपना देश छोड़ चुकी है और अभी की सिचुएशन काफ़ी अनस्टेबल लग रही है। वायलेंस की खबरें आ रही है, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हेट क्राइम्स हो रहे हैं और मंदिर जलाए जा रहे हैं। शायद यही सही टाइम है कि हम खुद को याद दिलाएं कि आखिर बांग्लादेश कैसे आज़ाद हुआ था और कैसे भारत ने अपने जवानों की कुर्बानी देकर बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद होने में मदद की थी। Anniversary of the 1971 war victory. शौर्य की एक ऐसी गाथा लिख दी है जो आज भी हर भारतीय के दिल को जोश से भर देती है। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान दो देशों में बंट चुका था, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान देश के दो हिस्से थे, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान। कहने को तो दोनों एक ही देश का हिस्सा थे, लेकिन सारी पॉलिटिकल पावर, सारी इकोनॉमिक पावर, सारी मिलिट्री पावर, सब कुछ वेस्ट पाकिस्तान के हाथ में था। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ के लोग ईस्ट के लोगों को इन्फीरियर समझते थे। उनके मुताबिक इन लोगों का इस्लाम उनसे इन्फीरियर था और उनके बंगाली कल्चर में हिंदू इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। जो पैसा पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए एलोकेट होता था, उसका आधे से भी कम हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान पे खर्च होता था, जबकि यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। इन सब के खिलाफ लड़ने के लिए यहाँ के लोगों ने एक नई पार्टी बनाई, अवामी लीग, जिसके लीडर बने शेख मुजीबुर रहमान। और फिर हुए 1970 के इलेक्शंस। अवामी लीग ने मेजॉरिटी जीती और इसका मतलब शेख मुजीबुर रहमान बनने वाले थे पाकिस्तान के नए पीएम। Sheikh Mujibur Rahman thus became the undisputed leader of the majority party in the Pakistan National Assembly. The people of East Pakistan naturally looked forward to the ending of the hated martial law, and they also hoped for an end to the continued exploitation by a group of army generals and a few rich families of West Pakistan. They had waited 23 years for economic and political justice. Now at last, it seemed to be round the corner. लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ये नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कोई ईस्ट पाकिस्तान का आदमी पाकिस्तान का पीएम बने। इसलिए उसने हर मुमकिन कोशिश की कि वो मुजीबुर रहमान को पीएम बनने से रोके। और जब मुजीबुर रहमान को पता चला कि पाकिस्तान कभी भी किसी ईस्ट पाकिस्तान के आदमी को पीएम नहीं बनने देगा, तब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ऐलान कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान के लोग सड़कों पे उतर गए। कॉलेज स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स, छोटे और बड़े बिजनेसमैन सभी प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। कुछ दिनों बाद टीचर्स, आर्टिस्ट और जर्नलिस्ट भी मूवमेंट का हिस्सा बन गए और धीरे धीरे प्रोटेस्ट बड़ा होता चला गया। इस मूवमेंट को रोकने के लिए वेस्ट पाकिस्तान ने लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान को भेजा और इसके बाद जो हुआ वो किसी जेनोसाइड से कम नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 से 4 लाख औरतें सेक्सुअल वायलेंस का शिकार हुई। लगभग 30 लाख लोगों को मार दिया गया। ढाका यूनिवर्सिटी जैसे बड़े यूनिवर्सिटीज़ पे हमले हुए। प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स, टीचर्स को गोली मार दी गई। बंगाली इंटेलेक्चुअल्स को भी मार दिया गया। हिंदू माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया गया। उनके मंदिर जलाए गए। उस वक्त एक जर्नलिस्ट जो ये सब कुछ देख रहा था, उसने लिखा कि हिंदुओं को हर गांव और हर घर ढूंढ ढूंढ कर पाकिस्तान मिलिट्री गोली मार रही थी और उसने इस रिपोर्ट को नाम दिया जेनोसाइड, मतलब नरसंहार।
इस सभी वॉयलेंस में सिर्फ एक ही पड़ोसी देश था जो यहाँ के लोगों की मदद कर सकता था, इंडिया। और इंडिया ने अपने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। इंडिया ने मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट करना शुरू किया। मुक्ति बाहिनी एक ऐसा ग्रुप था जो टिक्का खान के मिलिट्री के अगेंस्ट वेपन्स के साथ लड़ रहा था। इंडिया ने फूड, वेपन्स, मेडिसिन्स मुक्ति बाहिनी को प्रोवाइड किए और उन लोगों को गोरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग भी दी। इंडिया के मदद से मुक्ति बाहिनी ग्रुप और ज़्यादा ताकत के साथ पाकिस्तान के मिलिट्री के खिलाफ लड़ने लगती है। और ये सब देखकर पाकिस्तान एक ऐसा कदम उठाता है जो इस वॉर में उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। वो इंडिया पे डायरेक्ट अटैक कर देता है। पाकिस्तान ने इंडिया के 11 एयरफील्ड्स और कश्मीर के कुछ जगहों पे हमले किए। इसके जवाब में इंडिया उसी रात पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक्स करता है और एक सीक्रेट नेवी मिशन प्लान करता है जिसे कोड नेम दिया जाता है ऑपरेशन ट्राइडेंट। और निशाना था कराची का पोर्ट, जो पाकिस्तान की नेवी का हेडक्वार्टर्स था। लेकिन इस अटैक को सक्सेसफुल बनाने के लिए इंडियन नेवी को पाकिस्तान के रडार से बचकर एक ऐसे डिस्टेंस पर रहना था जहां से वो कराची पोर्ट पर हमला कर सके। और जब ये होता है तब हम अपनी सीमा की रक्षा करें और पाकिस्तान के शासकों को ऐसा पाठ पढ़ाएं जिससे वो जिंदगी भर न भूल सके। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना होगी। जय हिंद। अब ऑफिशियली इंडिया की वॉर में एंट्री हो चुकी थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच काफ़ी एयर अटैक्स और नेवल ऑपरेशंस हुए, लेकिन वॉर का रिजल्ट इस बात पर डिपेंड था कि इंडियन आर्मी कितने जल्दी ईस्ट पाकिस्तान को कैप्चर करती है। और 16 दिसंबर 1971 पर इंडियन आर्मी पाकिस्तान की आर्मी पर विजय हासिल करती है। सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर कर देते हैं और अपने सरेंडर का डॉक्यूमेंट साइन करते हैं। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए इस जंग में लगभग 4000 बहादुर इंडियन सोल्जर्स अपनी जान गंवा देते हैं। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले पीएम बनते हैं और ईस्ट पाकिस्तान एक नया देश बन जाता है, बांग्लादेश। हाय दोस्तों, मैं हूँ कबीर माथुर। सबसे पहले ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। ये मेरी यूट्यूब पे पहली वीडियो है, तो अगर आपके पास कोई सजेशंस हो जिससे मैं मेरी वीडियोस और भी बेहतर बना सकता हूँ, या आपके पास कोई टॉपिक्स हो जो आप चाहते कि मैं कवर करूँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप कोई मुझे प्राइवेटली मैसेज देना चाहते हैं तो नीचे वाले आईडी पे मेल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल टॉपिक्स पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं तब वो वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आप मेरे इस नए यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में मदद करना चाहते हैं तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए फिर से आपका शुक्रिया, और अब हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ।